213 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। और मैंने आपको पहले ही 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। ओके, तो और अब हम क्या है 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न में भी ये क्या है पार्ट 2 हमारा रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। तो क्रम से दोस्तों अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आपको वीडियो देख लीजिएगा। पहले आपके 2 अंकी वाले इंपॉर्टेंट दिए तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद 3 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी आपको देख लेना है। इस वीडियो में हम 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करेंगे। ये हमारा क्या है पार्ट 2 रहने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या है 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण कवर करेंगे और वस्तुनिष्ठ में आपको बताते जाऊंगा। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है बजट रेखा है या बजट लाइन क्या है और बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। तो बजट रेखा या बजट लाइन एक ऐसी रेखा है जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी लागत उपभोक्ताओं की सारी लागत के बराबर है। चित्र अनुसार इसका ढलान ऋणात्मक होता है। और ये आपको डायग्राम अच्छे से सीख लीजिएगा। ओके, इसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है नीचे 2 लाइन में। बजट रेखा की प्रवणता नीचे दाईं ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। बजट रेखा में क्या होता है, ये हमारे बजट रेखा में हमारे पास जो है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो बजट है वो फिक्स है। मान लीजिए आपको क्या है 100 रुपए मिलते हैं। अब 100 रुपए में दोस्तों आपको क्या है केला भी लेने हैं और आम भी लेना है, केला भी लेना है आम भी लेना है। ओके, तो यदि आप क्या है केला की मात्रा बढ़ा देते हैं, ओके, तो केला की मात्रा बढ़ा देते हैं तो फिर जो आपको आम की मात्रा उसे घटाना पड़ेगा। ओके, आम की मात्रा घटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो बजट है वो तो फिक्स ही है। तो वही बातें यहाँ बताई जा रही है कि जो बजट रेखा की जो प्रवणता होती है हमेशा क्या नीचे की ओर रहती है। पूछा जा रहा है नीचे की ओर क्यों रहती है, तो बजट रेखा की प्रवणता हमेशा नीचे की ओर होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, ओके, जैसे आपने 50 रुपए के आम ले लिए, 50 रुपए के केले ले लिए। यदि आप केला ज़्यादा लेना चाहते हैं, ओके, तो आप 60 रुपए के केले लेना चाहते हैं तो फिर आपकी जो दूसरी वस्तु है आम वो आपको 50 को नहीं 40 का लेना पड़ेगा। तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा में क्या करनी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। इसलिए जो बजट रेखा की प्रवणता होती है नीचे की ओर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से बजट रेखा में क्या प्रभाव पड़ता है उसको आपको क्या है चित्र के माध्यम से बताना है। तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो और वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे तो बजट रेखा दाईं ओर ऊपर की ओर खिसकेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ रही है और मूल्य वही रहे तो जो हमारी बजट रेखा की जो है वो क्या है ऊपर की ओर खिसकेगी क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुएं खरीद सकेगा क्योंकि जो वस्तु की कीमत तो वही है लेकिन अब उपभोक्ता के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वस्तुएं ज़्यादा खरीद सकता है। ओके, इसलिए ये क्या ऊपर की ओर होती है। ओके, बजट रेखा की दाईं ओर ऊपर की ओर होती है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की आय घट जाए तो बजट रेखा क्या है बाईं ओर नीचे की ओर खिसक जाएगी क्योंकि ऐसी स्थिति में उपभोक्ता पहले से अब कम वस्तुएं खरीद पाएगा। कम पैसे हैं तो कम वस्तुएं खरीद पाएगा। इन स्थितियों को दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ दर्शाया जा रहा है। ओके, तो एग्जाम में अगर आता है तो इस तरीके से आपको क्या है बनाना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 3 कौन कौन से उपकरण हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 3 उपकरण आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मौद्रिक नीति के वे उपकरण हैं जो साख की उपलब्ध कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है खुले बाजार की क्रियाएं, दूसरा है बैंक दर या रेपो दर, तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR। ओके, कई बार क्या है 2 नंबर में SLR संविधिक तरलता अनुपात पूछे जा चुका है तो उसे भी आपको है तैयार करके रखिएगा। बाकी जैसे आप अब ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो आपका रेपो दर क्या है, ओके, सांविधिक तरलता अनुपात, ये तो आपको अपने आप तैयार हो ही जाएगा। तीनों आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के आपके उपकरण खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर या रेपो दर, बैंक, इसके बाद आपका SLR, तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीनों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है व्यवसायिक बैंक मुद्रा का निर्माण कैसे करता है। जो व्यवसायिक बैंक होता है मुद्रा का निर्माण कैसे करता है। तो अब यहाँ आपको क्या है पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा बताया जा रहा है कि व्यवसायिक बैंक मुद्रा का निर्माण कैसे करता है। यह समझने के लिए हम एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं। अब इस बात को अगर हमें समझना है कैसे निर्माण होता है तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है एक्स बैंक में 5,000 नगद जमा करता है। यह बैंक प्राथमिक जमा कहलाती है।
मान लो वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR 20% है, तो इसका अर्थ है कि बैंक वैधानिक रिजर्व 1000 रखता है और 4000 व्यक्ति Y को ऋण के रूप में दे देता है, परंतु बैंक व्यक्ति के Y को यह राशि नगद रूप में नहीं देता है, बल्कि उसका खाता खोलकर उसके में यह 4000 जमा कर देता है। यह बैंक को गौण जमा है। और फिर LRR 20% के अनुसार वह पुनः इस 4000 से 800 अपने पास नगद के रूप में रख लेता है, 3200 व्यक्ति जेड के ऋण के रूप में दे देता है। तो इस प्रकार से मतलब ये पूरा यहाँ क्या है, बैंक यही काम करता है, जो आपके पैसे होते हैं वो आपसे लेकर के दूसरे व्यक्ति को ऋण में देता है और उससे पैसे कमाता है। तो उस पूरी बातें बताई जा रही, व्यावसायिक बैंक मुद्रा का निर्माण कैसे करते हैं या पैसे कैसे यहाँ कमाते हैं। पूरा दोस्तों यहाँ सॉल्यूशन दिया है, तो अच्छे से आपको यहाँ तैयार कर लीजिएगा, समझ कर आपको तैयार करना है। कुल साख का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसका गणितीय रूप दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं, कलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाती है। विशेषताएं क्या है कि बाजार अर्थव्यवस्था आपूर्ति और मांग के नियमों की तरह कार्य करती है। यह निजी स्वामित्व, पसंद की स्वतंत्रता, स्वायत्त और प्रतिस्पर्धा करने की सुविधा देती है। प्रतिस्पर्धा बाजार अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, क्योंकि यह दक्षता, नवाचार को प्रोत्साहित करने में का काम भी करती है। तो यह आपकी बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो पहला पॉइंट है कि मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो लगातार क्या बढ़ती रहती हैं और ये क्या कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा, इच्छाओं की पूर्ति के साधन भी क्या सीमित हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग है। यह है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। पहले मानव की इच्छाएं असीमित है, तो मानव की इच्छाएं गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों रूप से असीमित है। जैसे ही एक इच्छा पूर्ण होती है, अन्य इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, परंतु सभी इच्छाएं एक समान तीव्र नहीं होती है। कुछ इच्छाएं अधिक तीव्र होती हैं, कुछ क्या कम होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के साधन सीमित है। इच्छाओं की तुलना में उनकी जो पूर्ति के साधन होते हैं वे सीमित होते हैं। यह बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है, जो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी है। साधनों के वैकल्पिक उपयोग, साधन न केवल सीमित है अपितु उनके वैकल्पिक उपयोग भी है। उदाहरण के लिए यदि एक श्रमिक को कृषि में भी उपयोग किया जा सकता है तथा उद्योग में भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इच्छाओं की तुलना में वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों की दुर्लभता आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब आपने क्वेश्चन अगर देख लिया, बस इसको सॉल्यूशन एक बार देख लिए तो ये आपका तैयार हो जाएगा। कि 2 फर्मों वाले एक बाजार को लीजिए। 2 फर्म वाले एक बाजार है। निम्न तालिका दोनों फर्मों की पूर्ति सारणियों को दर्शाई गई है। SS1 है कॉलम है में फर्म 1 की पूर्ति सारणी और SS2 में फर्म 2 की पूर्ति सारणी है। तो बाजार पूर्ति के में क्या है, सारणी की परिकल्पना करनी है। ये हमें क्या है, तालिका दी हुई है, ये कीमतें दी है। SS1 इकाई है, SS2 इकाई है, जिसमें हमें क्या है फर्म 1 और फर्म 2 की दी हुई है पूर्ति सारणी। ओके, तो हमें क्या है बाजार पूर्ति निकालनी है। बाजार पूर्ति निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सिंपल रहता है। ये पूरी तालिका हमने एजेट से ये बना दी है, इस साइड बगल में रहेगा बाजार पूर्ति। और बाजार पूर्ति निकालने के लिए हमें क्या है, दोनों इकाई जो SS1 और SS2 है हमारा, यानी दोनों फर्म की है जो पूर्ति है, उन दोनों को जोड़ देना पड़ता है, बाजार पूर्ति निकल आती है। 0 + 0 आपका 0 हो जाएगा, इसी बार से है। फिर 1 1 + 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो सिंपल बिल्कुल आपका रहने वाला है। बाजार पूर्ति निकालने के लिए जो दोनों कॉलम है आपके, दोनों फर्मों की पूर्ति होती है, ओके, पूर्ति होती है, उनको हमें जोड़ देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बाजार में 3 समरूपी फर्म है। एक बाजार में 3 समरूपी फर्म है। निम्न तालिका में फर्म 1 की पूर्ति सारणी दर्शाई गई है। तो बाजार की पूर्ति सारणी का परिकल्पना कीजिए। हमें केवल अब इसमें क्या है, फर्म 1 की पूर्ति सारणी दी हुई है और एक बाजार में 3 समरूपी क्या फर्म है, ये बताया जा रहा है। तो बाजार की पूर्ति सारणी इसमें भी निकालना है। तो क्योंकि 3 फर्म में समरूपी है, अतः बाजार पूर्ति SS1 को क्या है 3 से गुणा करने पर ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ में बताया 3 फर्म है, 3 फर्म समरूपी है, मतलब 3 फर्म है और तीनों फर्म एक समान है, समरूपी यानी एक समान है। तो यहाँ 3 फर्म है, ओके, और एक समान है, तो हम समझ जाते हैं इसमें क्या करेंगे, बाजार पूर्ति निकालने के लिए 3 का हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, 3 का हम गुणा कर देंगे। 3 है यहाँ फर्म है, तो तीनों को हम जोड़ेंगे, पर से यहाँ 3 को गुणा होने वाला है। तो ये हमारा दिया हुआ है पहला वाला का पूरा, 3 का गुणा करते जाइएगा, जो इकाई है इसमें 3 का गुणा करते जाइएगा। ओके, तो हमारा निकल आएगा। ठीक है, ये आपका 4 × 12 हो गया, 6 × 18 हो जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा, फिर 10 × 30 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, 14 × 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है निकल आता है बाजार पूर्ति। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं। ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जिनका जो एक दूसरे के पूरक हैं।
तो पूरक वस्तु स्थापन वस्तु क्या है, मैं आपको क्या है अंतर, पिछली वीडियो में आपको 3 अंकी वाली पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अंतर समझाया था, उसमें बहुत अच्छे समझाया था और आपको तैयार करके भी रखना है। ऑब्जेक्ट में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरक वस्तु या स्थापन वस्तु से संबंधित क्वेश्चन बनता ही है। पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जिनमें हम क्या है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जिसमें निर्भर रहती है, तो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, जैसे कार और पेट्रोल, कलम और स्याही। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है, कीमत कम हो जाने पर क्या मांग बढ़ जाती है। तो ये उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। स्थापन वस्तु क्या है, एक के स्थान पर हम क्या दूसरे का उपयोग कर सके, वो स्थापन वस्तु है। स्थापन या प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे कोको कोला और लिम्का हो गया, कॉफी और चाय का संबंध है। एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी स्थापन वस्तु की क्या है मांग कम हो जाती है, और कीमत बढ़ने पर स्थापन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। इनमें क्या है धनात्मक संबंध पाया जाता है। स्थापन वस्तु में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये आपको तय रखना है। ऑब्जेक्ट में इसी प्रकार से आपके बनते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है अल्पकाल तथा दीर्घकाल की संकल्पना को समझाइए। अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में आपको पूछा जा रहा है, वो बताना है। तो अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अथवा वह स्थिर रहता है। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है, जो कारक स्थिर कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक जिसमें फर्म परिवर्तन कर सकती है वो परिवर्ती कारक कहलाता है। और दीर्घकाल भी बताया जा रहा है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों को साथ साथ परिवर्तन लिया जा सकता है, अतः दीर्घकाल में क्या है कोई स्थिर कारक नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों का अर्थ लिखिए। तो अल्पकालीन लागत क्या है? अल्पकालीन लागत वह लागत होती है जिसकी पूर्ति अल्पकाल में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है, जैसे श्रम हो गया, ईंधन, कच्चा माल आदि। इन साधनों का उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर इनकी पूर्ति बढ़ जाती है तथा उत्पादन की मात्रा कम होने पर इनकी मात्रा भी कम हो जाती है। ये आपकी अल्पकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत वह लागत है जिसका निर्माण या बनने में बहुत समय लगता है, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया। पैसा भी ज़्यादा लगता है यहाँ, ओके, और इसके साथ ही समय भी ज़्यादा लगता है। इनकी पूर्ति कम समय में नहीं की जा सकती है। इस लागत से उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो? इसकी आपको क्या व्याख्या करनी है। तो यहाँ चित्र सहित आप पूरी बातें समझाई जा रही कि लाभ कुल आगत और कुल आगम का अंतर होता है। जब तक सीमांत आगम लागत से अधिक होते हैं तो लाभ बढ़ते हैं, और सीमांत आगम सीमांत लागत से कम होता है तो लाभ कम हो जाते हैं। तीनों में क्या है, तीनों में एकदम संबंध यहाँ पाया जा रहा है। तैयार करना है, और इसका ये क्या आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, यदि आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, तो प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले, वस्तुनिष्ठ वाले, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के कोर्स को ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आपको इकोनॉमिक्स कोर्स ले लेना है। इकोनॉमिक्स कोर्स दोस्तों लेते समय आपको क्या है कूपन कोड में इकोनॉमिक्स 80 क्या है कूपन कोड अप्लाई करिएगा। कूपन कोड जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे तो सीधे आपको 100 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी बहुत कम फीस है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, ओके, उसमें भी अगर आप कूपन कोड लगा देंगे इकोनॉमिक्स 80 तो आपको 100 रुपये और डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपको कम समय रह गया है। तो आप क्या है कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, तो जिससे आप क्या है अच्छे से बार बार रिविजन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना कीजिए। लाभ अधिकरण की निर्गत स्तर को भी आपको क्या है ज्ञात करना है। हमें उत्पादन के दिया हुआ है, पर कुल लागत भी दी हुई है। लाभ अधिकरण की निर्गत स्तर ज्ञात करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला है। वस्तु कीमत 10 रुपये है, तो तालिका इस प्रकार से आपकी देखिए बनने वाली है। पहले आपको तालिका देख लीजिए, जिसमें हमने एक साइड देखिए लिखा हुआ उत्पादन, फिर हमारे कीमत, तो कीमत क्या है 10 रुपये है, तो सभी के लिए 10 रुपये रहने वाली है। कुल लागत लिख लिया है, जो कि हमें ये तीनों चीज़ें, ये 3 वाले तालिका जो 3 दिया हुआ है पॉइंट, ये हमें क्या है क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। उत्पादन दिया है, कुल लागत भी दिया है, और कीमत भी क्या है सभी की 10 रुपये है, ये भी हमें बताया जा रहा है। तो हमें कैसे निकालना है, तो हमें सबसे पहले कुल प्राप्ति निकालना पड़ेगा। ओके, कुल प्राप्ति निकालना पड़ेगा। फिर हमें लाभ निकालने के लिए क्या करना है, लाभ निकालने के लिए कुल प्राप्ति में से कुल लागत घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा।
तो ओके, तो लाभ निकालने के लिए हमें पता है कुल सहप्राप्ति में से कुल लागत घटाना पड़ता है, लेकिन हमें अलग कुल सहप्राप्ति पता हो। तो कुल सहप्राप्ति निकालने के लिए आपको उत्पादन का गुणा कीमत से करना पड़ता है। तो उत्पादन गुणा कीमत से आपको यहाँ कर देना है। तो सबका गुणा आपका क्या है, कीमत तो सभी की 10 ही रुपये है, तो इनसे आपको गुणा हो जाएगा। तो ये आपकी आ जाती है कुल सहप्राप्ति। अब कुल सहप्राप्ति के निकालने के लिए आपको क्या है, लाभ में से लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना है, लाभ निकालने के लिए आपको कुल सहप्राप्ति में से कुल लागत घटा देना है। 0 में से 5 जाएंगी तो -5, 10 में से 15 जाएंगी तो -5, इस प्रकार से। तो यहाँ हम अब आपको ये हमें लाभ प्राप्त हो गया। तो आप देखिए लाभ किस में सबसे ज़्यादा है, लाभ हमें कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है हमें 12 सबसे, इसमें बड़ी नंबर कौन सा है, 12 है। और ये कौन सी इकाई में प्राप्त हो रहा है हमें, तो 5वीं में। ओके, 5वें नंबर पर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ 5वीं इकाई पर क्या अधिकतम है, 5वीं इकाई पर हम देखा लाभ अधिकतम है, अतः जो उत्पादक होगा 5 इकाइयों तक उत्पादन करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो केंद्रीय बैंक से आशय किसी राष्ट्र के उस शीर्ष बैंक या तथा मौद्रिक संस्था से है जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करता है और उसे स्थिरता प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है। इसके कार्य क्या है, तो कार्य पहला साख का नियंत्रण करना, दूसरा विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना, और उनके बारे में 2 लाइन डिटेल से दिया हुआ है। तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा केंद्रीय बैंक के बारे में और उसके कार्य। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक के कोई 3 कार्य का वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक के आपको 3 कार्य बताने हैं। तो कौन कौन से कार्य, पहला है जमा राशियों को प्राप्त करना, इसके बाद ऋण प्रदान करना और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। जमा राशियों को प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना है, ये है आपके व्यवसायिक बैंक के कार्य। तो अच्छे से इसे भी तैयार करिए, सिंपल आपका रहने वाला है। नॉर्मल आप जानते हैं बैंक आपका क्या काम करता है, जो आपके पैसे आप देते हैं वो जमा करता है, लोन देने का काम करता है। अब जो विदेशी मुद्रा होती है वो सभी क्रय विक्रय करता है। तो ये है व्यवसाय बैंक के कार्य, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले 3 तत्व आपको बताना है। मांग की कीमत लोच को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, तो वस्तु की प्रकृति और वस्तु की अनेक प्रयोग और वस्तु का आय पर किया जाने वाला भाग। या थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है, तो पढ़ने कर आप समझ सकते हैं, फिर अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इनमें तो आप क्या है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। लेकिन पॉइंट आपके जो ऊपर जो दिए है मेन पॉइंट, वो आपके बिल्कुल परफेक्ट लिखना है। बाकी से हर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि वस्तु की प्रकृति, ये मांग की कीमत लोच को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कारक हैं। वस्तु के अनेक प्रयोग और वस्तु का पर आय पर किया जाने वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आपको पढ़ के रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, तो इन पॉइंटों के बाद 3 पॉइंटों के माध्यम से इसे बताया जा रहा है। अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्य बैंकों क्या है 3 प्रकार से ऋण देता है, जो मतलब जो बैंकों को भी क्या है ऋण दे। ओके, जो हमें लोन कौन देता है, ऋण कौन देता है, बैंक देते हैं। बैंकों को भी ऋण कौन देता है, केंद्रीय बैंक देता है, इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है और उसके वो 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। इसके बाद ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और केंद्रीय बैंक के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो केंद्रीय बैंक के कार्य दिए हैं और वही हमने आपको पहले भी बता दिए हुए 2 पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता दिए हैं, रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के कार्य। इसके बाद वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का लिखिए। तो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत और कर नीति, यह है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके बाद नेक्स्ट, मांग के नियम का महत्व लिखिए। तो मांग के नियम के महत्व, कीमत निर्धारण में सहायक होता है, करारोपण में सहायक होता है और कृषकों के लिए इसे महत्व। ये मांग के नियम के महत्व है, तो इन्हें तैयार करिएगा और सिंपल अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। बस आपको जो हेडिंग में बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, मांग की आवश्यक तत्व। मांग की आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं कि मांग कब बढ़ती है, पहले इच्छा होनी चाहिए। ओके, मांग का आवश्यक तत्व पहले इच्छा होनी चाहिए, किसी उपभोक्ता की किसी वस्तु खरीदने की इच्छा हो, फिर साधन हो यानी उसके पास क्या पर्याप्त पैसे होने चाहिए उसको खरीदने के लिए, फिर अगर पैसे भी हैं तो खर्च करने की क्या तत्परता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इच्छा भी है और पैसे भी हैं लेकिन खर्च करने की इच्छा नहीं है तो मांग में नहीं गिना जाएगा, खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो ये हैं आपकी 3 मांग की आवश्यक तत्व, इच्छा, साधन और खर्च करने की तत्परता।
इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कहा है 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से क्या है 4 अंक वाले महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। ओके, बाकी क्रम से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं तो 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।